Hello friends, today I am going to start a new topic that is a parametric test which comes under the same subject research method for manager, but this is one of the very important topic, not only examination point of view, it is also important if you make your career or you just want to achieve higher academic degree like a PhD program, enroll yourself in a PhD program, then this test is important to know about what are the various techniques which is used to solve the experimental research problem, right? It is one kind of a tools through which you can solve the experiment research, राइट। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, उसके पहले हम ये जानेंगे कि जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती है उनमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं और हम किस रिसर्च के लिए किस तरीके के टेस्ट को कराते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो बेसिकली होती है वो डिटरमाइन करती है व्हाट यू अज्यूम अबाउट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जो आप फॉर्मुलेट करते हैं नल हाइपोथेसिस, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये सिलेक्शन करते हैं कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसकी वैल्यू क्या होगी। टू नो अबाउट दैट पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू, हम जो अजम्पशन बनाते हैं उसकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग helps to decide on the basis of a sample data। जो भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं वो डायरेक्टली पॉपुलेशन पे ना करके हम सैंपल डेटा पे करते हैं, जो हमें ये बताता है कि जो आप हाइपोथेसिस पॉपुलेशन के लिए हो वो ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि सैंपल सर्वे क्या होता है। सैंपल सर्वे बेसिकली अ ग्रुप of units or an item which belongs to a same population, assuming that the same characteristics or a phenomena of the population, right? अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है सैंपल डेटा पे। हाइपोथेसिस हम डिजाइन कर रहे हैं टू सैंपल डेटा, लेकिन ये मानते हुए कि जो अजम्पशन हम पॉपुलेशन के लिए लेके चल रहे हैं वो सही है या गलत है। For that, the various statisticians have developed several tests of hypothesis, right? And which can be classified into two parts. One is known as a parametric test, or you can say it is standard tests of hypothesis. Another test is non-parametric, and it is also known as a distribution-free test of a hypothesis. Right. Now, the next part in this is what is exactly parametric test? Fine. Before going to start, अभी जैसा आपको बताया गया, there is a two classification of the whole of the test through which we can identify the assumption which frame out for a population is true or a false. राइट। अब पैरामेट्रिक जो टेस्ट की जाती है वो एक पहली चीज ध्यान रखिए कि वो उसमें अजम्पशन होता है, अजम्पशन बेस्ड होता है, उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ अज्यूम करके चलते हैं। फाइन। एंड दूसरी चीज कि वो कहीं ना कहीं सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे ही हम पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन इधर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कई पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे बायनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली जो हमारा टेस्ट होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है। फर्स्ट थिंग, राइट। दूसरा, पैरामेट्रिक टेस्ट यूजुअली अज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज एक्सट्रैक्टेड, राइट। पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है हम कहीं ना कहीं कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं अबाउट किसके लिए, जो हमारा पेरेंट पॉपुलेशन है उसके लिए हम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू लेके चलते हैं, ये मानते हुए जहां से हमने सैंपल को ड्रॉन किया है। एक्सपेरिमेंट हमारा सैंपल पे होता है, लेकिन हम फीचर या अजम्पशन किसके लिए लेके चलते हैं, पॉपुलेशन पे
पॉपुलेशन के का कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलते हैं या अजम्पशन लेके चलते हैं, ये मानते हुए कि सैंपल पे जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ रहा है वही एप्लीकेबल होएगा पेरेंट पॉपुलेशन पे। और वो अजम्पशन क्या हो सकते हैं? Assumption like observations come from a normal population, right? Sample size is larger. Assumption about the population parameter like mean, variances, etc. बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला तो ये कि अजम्पशन हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नॉर्मल है। दूसरा, सैंपल साइज लार्ज है। तीसरा, हम ये अजम्पशन ले सकते हैं जो उनके वेरियस पैरामीटर है लाइक मीन, मीडियन, वेरिएंसेस एक्सेट्रा मस्ट होल्ड गुड बिफोर पैरामीट्रिक टेस्ट कैन बी यूज्ड, right? But there are a situation when the researcher cannot or does not want to make such assumption, right? In such situation, we use a statistical method for testing hypothesis, which are called non-parametric test. इसीलिए non-parametric टेस्ट को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई अजम्पशन नहीं मान के चलते हैं। हम जो भी करते हैं वो एक्चुअली एप्लीकेबल होता है पेरेंट पॉपुलेशन पे, because such tests do not depend on any assumption about the parameter of the parent population. Besides, most non-parametric tests assume only nominal or ordinal data, whereas parametric tests require measurement equivalent to at least an interval scale. जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसका जो अजम्पशन हम लेते हैं वो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा के लिए लेते हैं। नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? बेसिकली जहां हम प्रेफरेंस या कहीं क्वांटिटेटिव वैल्यू डेटा के दे देते हैं वहां नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा होता है। और इंटरवल स्केल जहां पे हम डेटा को इंटरवल के बेसिस पे करते हैं वो आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट उसके लिए एप्लीकेबल है। As a result, non-parametric tests need more observation than parametric tests to achieve the same size of the type 1 and type 2 error, right? Up before going to start that parametric test, the basic concept behind that, what is exactly null hypothesis and how we are going to test it. मैंने आप लोग को इसके बारे में पहले भी प्रीवियस मेरे लेक्चर में बता दिया है, बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेरियस पैरामेट्रिक टेस्ट। और उसके लिए एक ब्रीफिंग मैं आपको करना चाहती हूँ कि नल हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग क्या होती है और हम क्यों इसको प्रोसीड ऑन करते हैं या फ्रेम करते हैं, राइट? अगर हम देखें तो नल हाइपोथेसिस proposes that no significant difference exists in a set of a given observation. It means null hypothesis आपको equivalence बताता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, that there is a no significant difference exists. मतलब जो आप सैंपल डेटा ले रहे हो और पॉपुलेशन डेटा ले रहे हो उसमें there is no as such a differences exist, right? And for that purpose we are using in a null hypothesis two sample means are equal. इसीलिए हम वहां पे क्या दिखाते हैं? इक्वालिटी दिखाते हैं। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में टू सैंपल मीन जो होते हैं डज नॉट इक्वल, right? For a rejecting null hypothesis, a test statistics is calculated and which is applicable on a alternative hypothesis. Now, जो आप इसमें एग्जामिन करेंगे वो क्या करेंगे? This test statistics is then compared with a critical value. क्रिटिकल वैल्यू से हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, एंड इफ इट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू देन दैट सिचुएशन द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। कब? जब हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा आ रहा है। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है? जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उस पे जो स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है उसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, जो मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। उससे कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करेंगे। इन द थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स हाइपोथेसिस टेस्ट आर बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ अ क्रिटिकल रीजन। जो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस है वो बेस्ड है आपके क्रिटिकल रीजन से, कि अगर वो क्रिटिकल रीजन में आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल्स इन अ क्रिटिकल रीजन। अगर उस क्राइटेरिया में आ रहा है, क्रिटिकल रीजन में आपका कैलकुलेटेड वैल्यू आ रहा है तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, राइट?
Now the next in the critical values are the boundaries of the critical region. If the test is a one-sided, like a chi-square test or a one-sided t-test, then there will be just one critical value. But in a other case, two-tailed or a two-sided, then there will be two critical reason, जो आपको मैंने two-tailed test में बताया था, right? Now, what is critical value? अब मैं आपको क्रिटिकल वैल्यू बताऊंगी कि क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है. क्रिटिकल वैल्यू इज अ पॉइंट ऑन द स्केल of which the test statistics beyond which we reject the null hypothesis. अगर क्रिटिकल वैल्यू से आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या कैलकुलेटेड वैल्यू अधिक आ रही है या उसके बाहर है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, बट एट अ गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. Now, in another word, you can understand the critical value can tell about the probability of the two sample mean belonging to the same distribution. Higher the critical value means lower the probability of two sample belonging to the same distribution. Critical value जितनी ज़्यादा higher आ रही है, इसका मतलब दो सैंपल्स के प्रोबेबिलिटी होने के जो सेम डिस्ट्रीब्यूशन सेम उनका पैरामीटर होने के चांसेस कम है, right? The general critical value for a two-tailed test is a 1.96, जो कि 5% level of significance पे लिया जाता है, which is based on the fact that 95% of the area is accepted or a normal distribution in within 1.96 standard deviation of the mean, right? जो 95% ऑफ द एरिया वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो 5% है वो आपका बियॉन्ड दैट रीजन है जो रिजेक्शन रीजन कहलाता है. नाउ critical values can be used to do hypothesis testing in a following ways. पहला हम क्या करेंगे क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिक्स, मतलब जो हमारा वैल्यू आ रहा है थ्रू एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट हम उसको करेंगे. After that, calculate critical value based on a significant level alpha, and then compare this test statistics with the critical value. पहले तो हम जो हमारा एक्सपेरिमेंट का डेटा है उस पे जो भी हमें पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करना है उसको अप्लाई करने के बाद उसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, जिसे हम क्या जानते हैं, उसका नाम बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ अ सम लेवल ऑफ अ सिग्निफिकेंस, और जो कि प्री डिटरमाइंड होता है. फिर लास्ट में फाइनली हम कंपेयर करेंगे टेस्ट स्टैटिक्स विद क्रिटिकल वैल्यू. If the test statistics is lower than the critical value, then that time you accept the hypothesis, otherwise reject the hypothesis. For checking out how to calculate a critical value in detail, please do check before we move forward with a different statistical test. It is imperative to understand the difference between a sample and a population, right? इन स्टैटिस्टिक्स वी नो वेरी वेल, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पॉपुलेशन मतलब ईच एंड एवरी न्यूमरेटर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, राइट? और अगर हम इसके लिए एग्जांपल दें तो जितने ह्यूमन बीइंग है प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये टोटल पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द अर्थ, राइट? नाउ सैंपल क्या होता है? सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ आइटम्स विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द population for examination or for an experiment point of view. Fine. For our example, it will be a small group of people selected randomly from some part of the earth. To draw inferences from a sample by validating a hypothesis, it is necessary that the sample is a random. Right? अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाहें, हमने क्या किया, कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और वो भी रैंडमली फ्रॉम वेरियस रीजन लाइक एशिया, अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका एक्सेट्रा ऑन अर्थ. Our estimate will be close to the actual estimate and can be assumed as a sample. Whereas if we make selection, let's say only from United States, then our average height estimate will not be accurate, but would only represent the data of a particular region.
Such a sample is then called as bias sample, and it is not a true representative of the population. Right? Another important aspect to understand statistics is the distribution. डिस्ट्रीब्यूशन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो बेस्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन पे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे. When population is infinitely larger, it is improbable to validate any hypothesis by calculating the mean value or test parameter on the entire population. In such a case, a population is assumed to be of some type of a distribution. कुछ ना कुछ पॉपुलेशन में आपका क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का फिनोमेना होना चाहिए जब आप पैरामीट्रिक टेस्ट करते हो. और ये कितने तरह का होता है, बायनोमियल, पॉइसन एंड डिस्क्रीट. However, there are many other types which are mentioned in detail. Right? The determination of distribution type is necessary to determine the critical value and tests to be chosen to validate any hypothesis. Right? Now, the three terminologies which is very much clear to all of you, that is a population, sample and distribution. Right? To next of that, I want to explain you the relationship between a p-value, critical value and test statistics. अभी मैंने आपको जैसे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बताया जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, एंड क्रिटिकल वैल्यू जो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल वैल्यू आपका स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, एंड व्हाट इज अबाउट द पी वैल्यू. नाउ टू नो अबाउट द पी वैल्यू, पहली चीज तो आप ये समझिए कि क्रिटिकल वैल्यू वो पॉइंट है जहां पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं. राइट? पी वैल्यू वो होती है जो प्रोबेबिलिटी टू द राइट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टैटिस्टिक्स लाइक जेड, टी और अ काई. दैट डिपेंड ऑन कि किस तरह का पैरामेट्रिक टेस्ट आप यूज कर रहे हो, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है, रिस्पेक्टिव स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी टू बताता है. The benefit of using p-value is that it calculate a probability estimate we can test at any desired level of significance by comparing this probability directly with the significance level. Right? क्रिटिकल वैल्यू वो होती है जिसके बियॉन्ड आप नल हाइपोथेसिस को रिजल्ट करते हो विद कंपेयरिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. लेकिन पी वैल्यू क्या होती है, द प्रोबेबिलिटी estimations we can test at any desired level of significance. Right? Now, for example, assume z value for a particular experiment come out to be 1.67, which is greater than the value of a critical at a 5% level of significance, which is 1.64. Now, to check for a different significance level of a 1%, a new critical value is to be calculated. Right? Now, however, if we calculate p-value for 1.67, it comes to be 0.047. We can use the p-value to reject the hypothesis at a 5% significance level. Since 0.047 is less than 2.05, right? But with a more stringent significant level of 1% hypothesis will be accepted since 0.047 greater than 2.01. Important point to note here is that there is a no double calculation required to know about the p-value, critical value, right? So next of that, what are the important parametric tests which we are going to test on a various kind of a distribution, sampling distribution. First one is a Z test, T test, chi-square test and F test. F test को ANOVA test भी कहते हैं. All these tests are based on the assumptions of a normality, or you can say it is based on the assumption of a normal distribution, right? In some cases, the population may not be normally distributed. The test will be applicable on account of the fact that we mostly deal with the samples and the sampling distribution closely approach normal distribution. पैरामेट्रिक टेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं इस अजम्पशन पे बेस्ड होता है कि इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है. राइट? नाउ व्हाट इज जेड टेस्ट?
Z test is based on the normal probability distribution and is used for judging the significance of several statistical measures. Fine, particularly the mean. जो जेड टेस्ट होता है वो आप नॉर्मली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अजम्पशन पे बेस्ड होता है और ये बेसिक जो बताता है द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर और जो इसमें सबसे ज्यादा लिया जाता है दैट इज मीन. The relevant test statistics Z is worked out and compared with the probable value. Z जो होता है एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन का जो हम लेते हैं स्पेसिफाइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टू नो अबाउट कि जो हमारा टेस्ट है रिसर्च स्टडी का वो बार बार वही रिपीटेटिवली आ रहा है और हम उसके बाद उसकी जेड वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. इन डिटेल टू दैट the Z test is used even when binomial distribution or T distribution is applicable on the presumption that such a distribution tends to approximate normal distribution as n becomes larger. अगर n की वैल्यू सैंपल साइज की वैल्यू अधिक है तो भी हम ले सकते हैं बट दैट डिपेंड ऑन कि हम उस समय डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग कौन सा ले रहे हैं. Z test is generally used for comparing the mean of the sample or the hypothesized mean for the population in case of a large sample or when population variances is known. Z test जो हम कराते हैं वो सैंपल मीन और हाइपोथाइज मीन जो आप पॉपुलेशन के लिए अज्यूम करते हो उनके बीच डिफरेंस को ही कहते हैं और वो डिफरेंस हम कैसे करते हैं जब हमें पॉपुलेशन वेरिएंसेस पता हो. राइट. जेड टेस्ट को हम दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू इंडिपेंडेंट सैंपल इन केस ऑफ अ लार्जर सैंपल बट दैट टाइम पॉपुलेशन वेरिएंसेस इज आल्सो नोन. जब आपको पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन है तो ही आप जेड टेस्ट निकाल सकते हैं. जेड टेस्ट is also used for comparing the sample proportions to a theoretical value of the population proportion or for judging the difference in a proportion of two independent sample when n happens to be large. Besides, this test may be used for judging the significance of median, mode, coefficient of correlation and several other measurements. Right? For a Z test, we are going to calculate the difference between the mean, median, mode, coefficient of correlation and several of other measurement. But generally, we use the difference between significantly difference between the mean of the sample as well as assumed. Right? You can understand it with the help of one of the formula. Z test जो है जैसा मैंने बताया कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैम्पलिंग पे अज्यूम किया जाता है. दूसरा Z स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन and is used for validate a hypothesis that the sample drawn belong to the same population. ये मानते हुए कि जो हमने सैंपल लिया है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका जो भी हाइपोथेसिस आप ले रहे हो वो एप्लीकेबल है फॉर अ पॉपुलेशन. राइट. Now, what is null hypothesis for that? Some sample mean is the same as a population. जो हम इसमें नल हाइपोथेसिस बनाते हैं वो इक्वल बनाते हैं कि सैंपल मीन जो होता है वो हाइपोथेसिस मीन के बराबर होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होती है वो सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं है. The statistics used for this hypothesis testing is called Z statistic and it is defined here x minus mu divided by sigma upon under root n where x is sample mean, mu is population mean, sigma divided by under root n that is a population standard deviation. वैसे सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अंडर रूट एन की जो वैल्यू होती है वो सैंपल साइज पे बेस्ड होती है. एन इज सैंपल साइज. राइट. अब हम जेड टेस्ट को जेड स्टैटिस्टिक्स को कब नल हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट करेंगे और कब रिजेक्ट करेंगे इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब जो जेड वैल्यू आ रही है इट इज अ लोअर देन द क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी जो आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे स्टैंडर्डाइज वैल्यू है.
राइट। अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, अदरवाइज रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, राइट। दिस इज अ कंडीशन ऑफ द जेट टेस्ट। नाउ what is t test? t test is based on a t distribution. jet test आपका normally distribution पे based था और t test आपका t distribution and is considered an appropriate test for judging the significance of a sample or for the judging the significance of difference between the mean of a two samples in case of a small sample when population variance is not known, in which case we use variances of the sample as an estimations of the population variance. डिफरेंस क्या है जेट टेस्ट और टी टेस्ट में? जेट टेस्ट लार्जर सैंपल के लिए होता है, टी टेस्ट स्मॉलर सैंपल के लिए। जेट टेस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैम्पलिंग के लिए होता है, टी टेस्ट आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग के लिए होता है। वहां पे आप देखते हो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन अ सैंपल मीन बट द पॉपुलेशन वेरिएंसेस इज नोन, बट हियर इन अ टी टेस्ट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ अ टू सैंपल, लेकिन आपको पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं पता होता है और आप सैंपल मीन वेरिएंस को ही मान के चलते हो, एस्टिमेट करते हो to know about the t-test, right? In case two samples are related, we use pair t-test. अगर दो सैंपल्स रिलेट होते हैं तो हम पेयर टी टेस्ट करते हैं फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू रिलेटेड सैंपल. It can also be used for judging the significance of the coefficient of simple and partial correlation. Right? The relevant test statistics T is calculated from the sample data and it is compared with its probable value based on a T distribution that gives probable values of T for a different level of significance, or you can say it has a different degree of freedom at a specified level of significance. It may be noted that t-test applies only in case of a small sample and population variances unknown. ये दो पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्मॉल सैंपल के लिए यूज किया जाता है, अननोन वेरिएंसेस के लिए, लेकिन पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन हो साथ में ये टी डिस्ट्रीब्यूशन पे एप्लीकेबल होता है। टू कैलकुलेट द टी टेस्ट आप इसको समझ सकते हैं कि हम इसमें क्या थ्री वर्जन लेंगे टी टेस्ट के लिए। पहली चीज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट विच कंपेयर्स मीन ऑफ अ टू ग्रुप्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल्स लेंगे जो कि टी टेस्ट करते हैं और जिसमें हम दो मीन को कंपेयर करते हैं, दो ग्रुप्स के मीन को। पेयर सैंपल टी टेस्ट विच कंपेयर्स मीन फ्रॉम द सेम ग्रुप एट अ डिफरेंट टाइम। पेयर में आप सेम ग्रुप को रिपीटेटिवली कई बार एग्जामिन करते हो और वन सैंपल टी टेस्ट विच टेस्ट द मीन ऑफ अ सिंगल ग्रुप अगेंस्ट अ नोन मीन, बट नोन मीन नॉट पॉपुलेशन मीन, हम सैंपल के ही मीन को नोन मीन मान के चलते हैं, राइट। अब टी टेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट n1 प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n2, where x1 mean of a sample 1, x2 mean of a sample 2, n was size of the sample 1 and n2 size of the sample 2, right? अब ये आपका टी टेस्ट हो गया। नाउ आफ्टर दैट काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर जो टेस्ट है मोस्ट एप्लीकेबल जो टेस्ट कराया जाता है पैरामीट्रिक में वो काई स्क्वायर है, बट काई स्क्वायर का केस है जहां पे आप ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में कंपेयर करते हो, उसे हम कहते हैं काई स्क्वायर, राइट। काई स्क्वायर टेस्ट इज बेस्ड ऑन अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन and as a parametric test which is used to compare the sample variance to a theoretical population variance. वेरिएंसेस का जब हम कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? काई स्क्वायर। जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो वेरियस कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है। पहला तो है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट which determines if a sample matches the population, and a chi-square fit test for a two independent variable which is used to compare two variables in a contingency table to check if data is fit or not.
राइट। अब जो गुडनेस ऑफ फिट है वहां आप सैंपल मैचेस करते हो पॉपुलेशन से, जबकि फिट टेस्ट ऑफ अ टू इंडिपेंडेंट में आप कंपेयर कर देते हो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये चीज स्मॉल का स्क्वायर वैल्यू मीन दैट डेटा फिट, और अगर हाई का स्क्वायर वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब जो डेटा है वो डज नॉट फिट। राइट, इसका मतलब जो सैंपल है वो पॉपुलेशन से मैच नहीं कर रहा है। राइट, अब हम इसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या फ्रेम आउट करेंगे। नल हाइपोथेसिस करेंगे वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी आर इंडिपेंडेंट। राइट, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। राइट, पहला जो नल हाइपोथेसिस है उसमें हम इंडिपेंडेंसी शो करेंगे, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम दोनों को बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट है। द स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू मेजर सिग्निफिकेंस इन दिस केस इज कॉल्ड chi-square स्टैटिस्टिक्स, एंड फॉर्मूला टू नो अबाउट द chi-square स्टैटिस्टिक्स इज समेशन ऑफ c माइनस e। बेसिकली जो होता है कैलकुलेटेड ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व वैल्यू होती है, और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है टू द पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। राइट, अब यहाँ ओ आर कॉमा सी का मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी काउंट एट अ लेवल ऑफ आर ऑफ वेरिएबल ए एंड लेवल सी ऑफ वेरिएबल बी। राइट, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसको हम बार बार काउंट करते हैं, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को भी काउंट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दैट इज नोन एज अ chi-square। Right, as one can see from the above example, in all the tests a statistics is a being compared with a critical value to accept or reject the hypothesis. However, the statistics and way to calculate it differ depending on the type of variable, the number of sample being analyzed, and if the population parameters are known. Thus, depending upon such factor, a suitable test and null hypothesis is selected. Right? And in a last, what is F test? F test is based on a F distribution, and it is used to compare the variances of the two independent samples. This test is also used in the context of analysis of variances for judging the significance of a more than two sample means at one and the same time. It is also used for judging the significance of multiple correlation coefficient. Test statistics F is calculated and compared with its probable value F ratio, and at the given degree of freedom, whether the F value is greater or smaller variances at a specified level of significance, we can decide about whether the null hypothesis would be accepted or rejected. Right, now F test, ANOVA test. ANOVA जो होता है also known as analysis of variances. It is used, जो मैंने अभी बताया, comparable for a multiple variable samples within a single test. एक ही टेस्ट में आपके जो बहुत सारे सैंपल हैं उनका कंपैरिजन आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनोवा। और इसके लिए दो तरह के अनोवा हम यूज करते हैं, एक को बोलते हैं वन वे अनोवा। इट इज यूज टू कंपेयर द डिफरेंट बिटवीन द थ्री और अ मोर सैंपल और अ ग्रुप्स इन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स को एक ही सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम वन वे अनोवा से एग्जामिन कर सकते हैं। एंड एम अनोवा का मतलब होता है to test the effect of a one or more independent variable on two or more dependent variable. एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनका इम्पैक्ट हम देखना चाहते हैं टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उससे हम अनोवा से सॉल्व करते हैं। राइट, इन एडिशन M ANOVA can also detect the difference in a correlation between dependent variable given the group of independent variable. Right, what should be the null and alternative hypothesis for that? Null hypothesis जो हम इस केस में बनाते हैं वो बनाते हैं all pairs of a sample are same, all sample mean are equal, and next to alternative hypothesis is at least one pair of sample is significantly different. Right, the statistics used to measure the significance in the this case is called F statistics.
जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं, एफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और एफ वैल्यू क्या होती है, इट इज SSE1 माइनस SSE2 डिवाइडेड बाई m and whole of the divided by SSE2 divided by n minus k, where SSE residual sum of square, m जो होता है वो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होता है, k जो होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ सैंपल, राइट। अब मल्टीपल टूल्स हैं, इसलिए हम इसको जो सबसे ज्यादा रन कराते हैं वो विद द हेल्प ऑफ SPSS, R पैकेजेस और एक्सेल। एक्सेल में भी आपको एनोवा करने के मेथोडोलॉजी दी जाती है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पे एनोवा टेस्ट हम तब करते हैं जब एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जब हमें वेरियस ग्रुप्स को कंपैरिजन करना होता है, राइट। So this is all about your whole of the parametric test. इन parametric test से आपको एक क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया है कि पैरामेट्रिक टेस्ट हम कहाँ यूज करते हैं, एज वेल एज किस समय क्रिटिकल वैल्यू आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक से ग्रेटर या लोअर देन आएगी, उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया है। एज वेल एज वेरियस मेथड विच इज यूज एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट, जैसे मैंने आपको जेड टेस्ट बताया, टी टेस्ट बताया, chi square टेस्ट बताया और एनोवा टेस्ट बताया। These are the tools through which you can solve the parametric test, but keep in a mind जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहीं पे आप करते हो, उसके बाद आप नहीं करते हो, राइट। नॉन पैरामेट्रिक जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, फाइन। तो इस पूरे वीडियो में आपको पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पूरा कंसेप्ट बता दिया गया, एंड आई बिलीव कि इस वीडियो से आपको